किसान नाराजगी जता चुके हैं। एनआरएचएम मामले में 27 डॉक्टर और कर्मचारियों पर आखिरकार गिरी उत्तर प्रदेश सरकार की गाज। अब तक नानुकुर करते आ रहे स्वास्थ्य महकमे ने आखिर इन लोगों का साथ छोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन के मुताबिक सीबीआई द्वारा मांगी जा रही डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांगों को मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी की फाइलें न्याय विभाग के पास जांच के लिए थीं, जिस पर मंजूरी के बाद सीबीआई को सौंप दिया गया है। साथ ही हसन ने ये भी कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हजारों करोड़ों के एनआरएचएम घोटाले में अब राज्य सरकार ने 22 डॉक्टरों और 5 कर्मचारियों के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें, सरकार ने ये इजाजत हाईकोर्ट की फटकार के बाद दी है। 23 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को 29 अगस्त तक इन 22 डॉक्टर और 5 कर्मियों के खिलाफ अभियोजन का आदेश देने या न देने के संबंध में अपनी स्थिति साफ करने को कहा था। हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद सरकार ने इन डॉक्टर और कर्मचारियों पे केस चलाने की इजाजत दे दी है। माया सरकार के वक्त हुए लैंडपैड घोटाले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। लैंडपैड घोटाले में पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है। इन कर्मचारियों पर आरोप है कि इन्होंने चेक का भुगतान करते वक्त हस्ताक्षरों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन नहीं किया। आरोप है कि हर बार जब लैंडपैड की तरफ से बैंक में भुगतान के लिए कोई चेक आता था तो बैंक के अधिकारी या कर्मचारी सिग्नेचर वेरीफाई नहीं करते थे। हर जांच में लैंडपैड घोटाले की रकम बढ़ती जा रही है। यह घोटाला कुछ करोड़ों से होकर कई 100 करोड़ तक जा पहुंचा है। घोटाले में पूर्व बसपा के 3 नेता बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी सहित एक और पूर्व नेता के खिलाफ जांच की जा रही है। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा है घोटाले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। यूपी में लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार की आपत्ति को निरस्त कर दिया है और लोकायुक्त से भी 27 सितंबर तक जवाब मांगा है। आपको बता दें कि राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद यूपी के लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। इसी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका पर जो सरकार ने अपना जवाब दिया है उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जालौन में अगस्त के महीने में लाखों रुपए के नकली नोट बरामद होने के बाद खलबली मच गई, जिसको देखते हुए बैंक भी सतर्क हो गए हैं और बैंकों में नकली नोटों की पहचान करने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। उरई की एसबीआई की मुख्य शाला में लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रत्येक काउंटर पर अल्ट्रावायलेट लेंस लगाए गए हैं। इसके अलावा 1000 और 500 के नोटों की सघन जांच करने के लिए नोट शॉर्टिंग मशीन को भी लगाया गया है, जिससे नकली और फर्जी नोटों की पहचान आसानी से हो सके। नोट शॉर्टिंग मशीन लगी हुई है, जिसके के अंतर्गत की सारे नोट शॉर्टिंग होते हैं, इशूबेल, नॉन इशूबेल और माने जो फर्जी नोट होते हैं उन सबका डिटेक्शन मशीन के द्वारा होता है। इसके अलावा प्रत्येक काउंटर के ऊपर हमारी अल्ट्रावायलेट लैंप्स लगे हुए हैं। नकली नोटों के मामले में जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और सिविल पुलिस के अलावा अन्य एजेंसियां भी इसकी पूछताछ में लगी हुई हैं। आपको बता दें कि उरई में 8 अगस्त को लगभग 20 लाख रुपए के जाली नोट चले हुए बरामद किए गए थे। कानपुर पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को मार गिराया। चेकरी रेलवे स्टेशन से कुख्यात लुटेरा मोनू तिवारी लूट करके भाग रहा था। पुलिस ने मोनू तिवारी का पीछा करते हुए उसे मार गिराया। ये कुख्यात लुटेरा 10,000 का इनामी बदमाश था और लगभग आधा दर्जन थानों से वांछित था। शहर में लगातार हो रही लूट और स्नैचिंग की घटनाएं जिला पुलिस के लिए सिरदर्द और बड़ी चुनौती बनी हुई थी। मोटरसाइकिल श्री जयप्रकाश की थी, जो स्टेशन मास्टर हैं और रात्रि ड्यूटी पे जा रहे थे। इनसे एटीएम कार्ड, मोबाइल, पर्स और हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लूटी गई थी। इनके सर पर काफी तेज चोट बट की लगी और इसके अलावा अपराधियों ने इन पर फायर भी किया था, जिस फायर पर इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ दी। 1 घंटे बाद अहिरवा क्षेत्र में
ये मुठभेड़ हुई है जहां हम खड़े हैं और एक अपराधी यहां घायल हो गया, जिसको मेरठ हॉस्पिटल भेजा गया है। ऐसे में कुख्यात लुटेरे के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। आगरा थाना हरिपुर क्षेत्र के नगला छिद्दा में एक दीवार गिर गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। 2 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से एक घर की दीवार ढहने से 4 लोग इसमें दब गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। इन सभी लोगों को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मरने वाली महिला का नाम मीरा बताया जा रहा है। सोमवार सुबह सुरेश के यहाँ हादसे के वक्त मीरा खाना बना रही थी। फिलहाल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर में धामपुर की एक और पंचायत ने भी अजीबोगरीब फरमान सुनाया है, जिसने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। धामपुर गांव में महिला को सिर्फ इसलिए भरी पंचायत में मुंह काला कर घुमाया गया क्योंकि उसने गांव के ही प्रेमी जोड़े को भगाने में उनकी मदद की थी। मामला उजागर होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पंचायत के नाम पर केवल 7 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पंचायत के इस फैसले के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है। जैसे ये पंचायत मतलब 4 आदमी बैठे हुए थे, उसमें मुझे इन्होंने बुलाया, इन्होंने मेरा मुंह काला करा, इन्होंने फिर मेरे साथ बदतमीजी करी। पुलिस भी मामला दबाने के लिए मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बच रही है। आगरा में एकता परिषद के अध्यक्ष पीवी राजगोपाल किसानों से मिलने पहुंचे। उन्होंने झलसर में यमुना एक्सप्रेसवे का विरोध कर रहे किसानों से मुलाकात की। गोपाल देश भर में जल, जंगल और जमीन बचाओ अभियान के तहत यात्रा कर रहे हैं और वो देश के 23 राज्यों में यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने झलसर में किसानों को संबोधित भी किया। उन्होंने साफ कहा कि जेपी ग्रुप की मनमानी वो नहीं चलने देंगे। मैं आगरा के इस आंदोलन से भी काफी दिन से जुड़ा हूँ और मुझे लगता है कि किसानों के जो मांग है वो वाजिब है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ और मैं अपना समर्थन प्रकट करने के लिए भी आया हूँ, ये दिखाने के लिए कि मैं आपके साथ हूँ और आपके संघर्ष में साथ रहूंगा। पीवी राजगोपाल ने कहा कि किसानों को उनकी जमीन वापस करनी पड़ेगी और इसके लिए वो केंद्र और राज्य सरकारों से बात करेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रीता बहुगुणा जोशी की जगह ले सकते हैं जितिन प्रसाद। यूपी कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष बन सकते हैं जितिन प्रसाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष बन सकते हैं जितिन प्रसाद। रीता बहुगुणा जोशी की जगह ले सकते हैं जितिन प्रसाद। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, रीता बहुगुणा जोशी के कामकाज से कांग्रेस आलाकमान नाखुश है और कहा जा रहा है कि इसी के चलते अब जितिन प्रसाद प्रदेशाध्यक्ष बन सकते हैं। रीता बहुगुणा जोशी के प्रदर्शन से कांग्रेस आलाकमान नाखुश है और इसी को देखते हुए कांग्रेस ये कदम उठा सकता है कि रीता बहुगुणा की जगह यूपी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जितिन प्रसाद को बनाया जा सकता है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जितिन प्रसाद बन सकते हैं यूपी प्रदेश अध्यक्ष। रीता बहुगुणा जोशी की जगह ले सकते हैं जितिन प्रसाद, यूपी कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष बन सकते हैं जितिन प्रसाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जितिन प्रसाद, लेकिन अब यूपी कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष बन सकते हैं वो। इस वक्त की अहम खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद बन सकते हैं यूपी कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष। रीता बहुगुणा जोशी के प्रदर्शन से कांग्रेस आलाकमान नाखुश है और राहुल गांधी की कोर कमेटी में माने जाते हैं जितिन प्रसाद। अब यूपी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बन सकते हैं वो। चंपावत में स्वजल परियोजना के तहत विभिन्न गांवों में परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। ये योजनाएं लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही हैं। स्वजल की ओर से ग्रामीणों की उपभोक्ता समितियां गठित की गई हैं। इस समिति को योजना में रख रखाव व पेयजल वितरण की जिम्मेदारी दी गई है।
इन समितियों का सदस्य गांव के लोगों को ही बनाया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से सजल को पेयजल योजनाओं के निर्माण की विभिन्न एजेंसियों के बीच नोडल संस्था बनाया गया है। इसके बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता एवं उपयोगिता में भी बढ़ोतरी होगी। गांव के लोगों के मुताबिक इस परियोजना से पेयजल की समस्या को दूर करने में काफी मदद मिलेगी। उत्तराखंड में अब मंडी समिति के अध्यक्षों के लिए खींचतान शुरू हो गई है। उत्तराखंड में कांग्रेसी नेताओं का कुर्सी का मोह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मंडी समिति के अध्यक्षों के कुर्सी को लेकर कांग्रेस में खींचतान मची हुई है, जिसके चलते एक बार लिस्ट जारी होने के बाद अब इस लिस्ट को रद्द कर दिया गया है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस पदों को देने के लिए माथापच्ची दिल्ली में कर रहे हैं। मंडी समिति के अध्यक्षगणों को लेकर जो कहीं पर कोई समस्या है उसका समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और माननीय डॉक्टर हरीश रावत जी को दिल्ली में बैठक हुई है, कल भी हुई है, संभवतः आज भी होने जा रही है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। तो उसका हल निकाल दिया जाएगा। जो लोग विगत कई वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी को स्थापित करने में जिनका योगदान है, तो निश्चित रूप से वो उनकी उम्मीद होती है कि हमें जब सरकार बनती है तो उनको निश्चित रूप से उनका हक भी है कि उनको समान सम्मान मिले। कांग्रेसी नेताओं के अनुसार इन पदों को लेकर जितना विवाद हुआ उतना नहीं होना चाहिए था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को अब हॉस्टल के लिए नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन 15 नए हॉस्टल बनाने जा रहा है। ये मल्टी स्टोरी हॉस्टल न सिर्फ हाईटेक होंगे, बल्कि इसमें सिक्योरिटी के साथ ही हीट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पावर बैकअप, फायर सेफ्टी सिस्टम भी होंगे। यूनिवर्सिटी की योजना और विकास कमेटी ने इन हॉस्टल को तैयार कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि कागजी औपचारिकताओं की पूरी होने के बाद ही जल्दी इन पर काम शुरू हो जाएगा और अगले साल के आखिरी तक बनकर तैयार हो जाएगा। छात्र इस प्रोजेक्ट को लेकर खासे उत्साहित हैं। हमेशा यह मांग उठाते रहे कि यहाँ पर छात्रावास की बहुत ही बड़ी समस्या थी हम लोगों के सामने, और जो भी छात्र यहाँ, चूंकि विश्वविद्यालय तो बाहर से भी बहुत सारे छात्र आते हैं, उनको रहने की असुविधा बहुत ज्यादा हो रही थी। तो विश्वविद्यालय ने जो भी एक कदम उठाया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है और हम चाहते हैं कि कागज पे ही ना होकर धरातल पे आए। देखिए, वर्तमान में हमारे पास इस समय बहुत ही विकट समस्या है आवासीय सुविधा के छात्रों को। मुश्किल से 20% छात्रों को सुविधा दे पा रहे हैं और इसमें हम चाहते हैं कि काफी संख्या में और सीटों को हम सृजित कर पाएं, जिससे कि छात्र जो कि शोध के इसमें हैं, दूसरे और विषयों में हैं, दूसरे दूरगामी प्रदेशों से आ रहे हैं, विदेशी छात्रों की आवक में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो इन सब के लिए यह जरूरी है कि हम कैपेसिटी में कम से कम 20% का और फर्दर जो है अभिवृद्धि कर पाएं। छात्रों को लगता है इससे न सिर्फ रहने की दिक्कत खत्म हो जाएगी, बल्कि पढ़ाई का भी अच्छा माहौल बन जाएगा। चमोली में 24 अगस्त से कुरूट सिद्धपीठ के लिए चल रहा स्थानीय लोगों का प्रदर्शन आज खत्म हो गया है। दरअसल कुरूट सिद्धपीठ मंदिर को पर्यटन विभाग की ओर से नंदा देवी राजजात के अभिलेखों में दर्ज न किए जाने से लोगों में नाराजगी है। इस मामले में कुरूट क्षेत्र के लोग 24 अगस्त से जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में आज विधायक जीतराम ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। टमटा ने लोगों को ये आश्वासन दिया कि वो इस मुद्दे को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा टमटा ने कहा कि अगर नंदा देवी राजजात यात्रा के अभिलेखों में कुरूट सिद्धपीठ को दर्ज नहीं किया गया तो वो भी आंदोलनकारियों के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे। टमटा के इस आश्वासन के बाद लोगों ने अपना आंदोलन बंद कर दिया। बागेश्वर के कपकोट कांडा इलाके में खड़िया का अवैध खनन जारी है, जिससे गांव में रह रहे 50 परिवारों पर जान का खतरा मंडरा रहा है। इन खानों की वजह से छातीखेत गांव के लोग इन दिनों खतरे के साए में जीने को मजबूर हैं। दरअसल बारिश की वजह से इन खानों में पानी भर गया है। ये पानी अब धीरे धीरे नीचे छातीखेत के गाँव में रिसने लगा है। ऐसे में खानों के नीचे रह रहे गाँव के 50 परिवारों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। दूसरी तरफ भूस्खलन की वजह से मलबा आने से गांव का स्कूल भी बंद कर दिया गया है। बागेश्वर जनपद भूकंप जोन में आता है। प्रशासन की मिलीभगत से यहाँ पर कई खड़िया खाने अवैध रूप से चलाई जा रही हैं। बरसात के मौसम में खड़िया का अवैध खनन बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत से यहाँ पर खुलेआम खनन चल रहा है। यहाँ पर शासन द्वारा जो खड़िया की खाने दी गई हैं, लगभग 80 लोगों को खड़िया के पट्टे दिए गए हैं
और यहाँ पर कम से कम इस समय 100 जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं जो कि बिना लाइसेंस के अवैध रूप से खड़िया का खनन कर रही हैं। गाँव में जगह जगह पर प्रशासन की मिलीभगत के कारण खड़िया का निरंतर खनन हो रहा है। यहाँ तक कि बरसात में खड़िया खनन बंद होता है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर चोरी छिपे आज भी खनन जारी है। जब 5 दिन से बारिश हो रही थी तो पूरा इलाका धंस गया था। ऊपर गड्ढे बने हुए थे, गड्ढों में पानी था।